हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी नोट नंबर 1 यानी कि असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। ये हमारा स्टडी नोट है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। इसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। वी विल रीड इट इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा बेसिक्स, जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट आएगा हमारा मैट यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तीसरा पार्ट हमारा आएगा ट्रस्ट यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट आएगा आपका म्यूचुअल कंसर्न। तो हम इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। इसका पूरा जो स्टडी नोट नंबर 1 है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट हम देख रहे हैं बेसिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी नोट नंबर 1 दैट इज बेसिक्स। इसमें हमको कुछ डिफरेंट टैक्स रेट के बारे में रीड करनी है। आइए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनी असेसी। कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या होते हैं? Income of a company is taxable as under first short-term capital gain under section 111A। कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा, अगर आप किसी इक्विटी शेयर को उस पे एसटीटी पे करने के बाद उसको ट्रांसफर करते हो बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आपका टैक्स रेट 15% हो जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन अंडर सेक्शन 111A की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्लैब रेट लगते हैं और स्लैब रेट 30% तक जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कवर है उनके लिए टैक्स है 15%। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, उनके लिए टैक्स रेट कितना है? 10%। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हमको जब टैक्सेबल 10% से मिलता है तब जब आप इसको किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांसफर करो यानी कि बेचो, और इस पे कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें आपको 1 लाख की छूट भी मिलती है। तो ये सारी बातें आप कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी बचा वो टैक्सेबल होगा 20% के रेट से। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल एटसेट्रा, जो भी आपकी कैजुअल इनकम होगी यानी कंपनी की, उस पर टैक्स लगेगा 30%। एनी अदर इनकम, जो इनकम ऊपर कवर नहीं हुई, उनके लिए टैक्स रेट क्या होगा? फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी, अगर पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की, इफ द टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, अगर आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का जिसकी आप टैक्सेबिलिटी निकालने जा रहे हो उसका टर्नओवर अगर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करा तो आपका टैक्स रेट होगा 25%, वरना आपका टैक्स रेट होगा 30%। इन अदर केस 30% एक कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की, तो रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट or from an Indian company under an agreement between 1st of April 1961 to 31st March 1976, or fees for rendering technical services under an agreement between 1st March 1964 से लेकर 31st March 1976 and such agreement were approved by central government। तो फॉरेन कंपनी की जो
रॉयल्टी इनकम हुई या फिर फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विस हुई। एक एग्रीमेंट के तहत रॉयल्टी की बात करें तो सरकार का अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1976 तक, तो उसके तहत, और अगर एक फॉरेन कंपनी की फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज से इनकम हुई है एक एग्रीमेंट के तहत, जो एग्रीमेंट 1 मार्च 1964 से लेकर 31 मार्च 1973 जो हमारा 76 लिखा है वहां तक हुआ है, तो वो एग्रीमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है तो टैक्स लगेगा 50%। और अगर फॉरेन कंपनी की कोई भी अदर इनकम है तो टैक्स लगेगा 40%। जनरली जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन पे हम 40% का टैक्स लगाते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है रेट ऑफ सरचार्ज फॉर कंपनी असेसी। हम अब देखने जा रहे हैं कंपनी पर सरचार्ज के प्रोविजन क्या है। टोटल इनकम रेट ऑफ सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक कंपनी, फॉर फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज क्या है, अगर उनकी टोटल इनकम कितनी है, इनकम अप टू 1 करोड़। अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 0 यानी कि निल। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ तक है, यानी कि 10 करोड़ को एक्सीड नहीं 10 करोड़ तक है, तो सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7% और आपके फॉरेन कंपनी के लिए 2%। इनकम एक्सीड ₹10 करोड़, अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा की है तो सरचार्ज लगेगा 12% और फॉरेन कंपनी पे लगेगा 5%। तो कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, अप टू 1 करोड़ दोनों के ऊपर सरचार्ज बिल्कुल 0 है। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी पर 7 और फॉरेन कंपनी पर 2%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी पर 12 और फॉरेन कंपनी पर 5% का सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स आफ्टर सरचार्ज। तो ये बात तो आपको पता ही है, 4% सेस लगता है और सारे असेसीज को ये टैक्स देना होता है। अगला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, न्यूली एडिड है, अमेंडेड है और इंपॉर्टेंट भी है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज, सेक्शन 115BA। अब देखते हैं सरकार ने कुछ स्पेशल रिलीफ दी है, स्पेशल टैक्स दिया है किनको, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और सारी कंडीशन को पूरा करती है 115BA सेक्शन की, तो उनका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। तो फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ टैक्स शैल बी 25% प्लस सरचार्ज और प्लस हमारा सेस। तो जो भी नॉर्मली सरचार्ज के प्रोविजन है और सेस के प्रोविजन है वे लग जाएंगे और टैक्स रेट 25% हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड बाय सच कंपनी आर एज फॉलोज। तो उस कंपनी को, उस डोमेस्टिक कंपनी को कुछ नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करना है। फर्स्ट आती है, द कंपनी हैज बीन सेट अप ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। तो 1 मार्च 2016 या उसके बाद वो कंपनी स्थापित होनी चाहिए। द कंपनी शुड नॉट बी एंगेज इन एन एक्टिविटी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको छूट चाहिए, कम टैक्स आपको देना है तो मैन्युफैक्चरिंग करना,
उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी आप मत करना। द टोटल इनकम शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 32 सबसेक्शन I क्लोज 2A 32AD 33 35 और अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट deduction under section JJAA and no carry forwarded laws related to discuss section shall be allowed। क्या मतलब, अगर आपको टैक्स 25% के रेट से देना है तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी इन सेक्शन में और ना ही कोई डिडक्शन मिलेगी अंडर चैप्टर 6 से जो डिडक्शन की सीरीज है। पर हाँ, आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJ और AA में मिल जाएगी और ना ही इनका कोई अगर कैरी फॉरवर्डेड लॉस है इन सेक्शन का तो उसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक बार देखते हैं किन किन सेक्शन में हमको डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैंने इनको अलग से लिखा है। सेक्शन एक्सप्लेनेशन, तो 10AA डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ एन असेसी हु मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम SEZ। तो डिडक्शन मिलती है प्रॉफिट में से, प्रोपोर्शनेट अमाउंट एक डिडक्शन का मिलता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और सेवाएं प्रदान कर रहे हो SEZ में से, यानी अगर आपकी कंपनी SEZ में है तो आपको प्रॉफिट में से एक प्रोपोर्शनेट छूट मिलती है। सेकंड पॉइंट, जो दूसरा सेक्शन है जिसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट except ships and aircraft which are installed for manufacturing and engage in the business of generation, transmission, distribution of power। इस शब्द पे ध्यान देना। एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 20% का, एक्चुअल कॉस्ट का 20% एडिशनल मिलता है, यानी कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है उसके अलावा भी 20% आपको डेप्रिसिएशन मिलता है इस सेक्शन में। क्यों मिलता है? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप साथ में क्या भी कर रहे हो, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम भी कर रहे हो। तो दो छूट आपको 20% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन की मिलती है, उसको भी अब नहीं दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन 32AD, इसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इंस्टॉल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, आपका तेलंगाना और आपका वेस्ट बंगाल। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 15% का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में और वेस्ट बंगाल में। सर ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि ये थोड़े अंडर डेवलप्ड स्टेट है, अगर आप वहाँ पर जाके अपनी इंडस्ट्री बनाओगे तो इन स्टेट का भी विकास होगा, तो इसलिए सरकार आपको छूट देती है। पर आप अगर इस सेक्शन में आते हो, 115BA में आते हो, तो आपको इन सेक्शन की छूट नहीं मिलेगी। फोर्थ, सेक्शन 33AB डेप्रिसिएशन अप टू 40% ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द असेसी कैरिंग बिजनेस। तो आपको डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट के 40% तक जो असेसी बिजनेस कर रहे हैं। किसका? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी और कॉफी और रबर इन इंडिया एंड लिखा है
डिपॉजिट अमाउंट विद द नाबार्ड, जो हमारा एक बैंक है, और विद अ अकाउंट एज पर स्कीम फ्रेम्ड बाय द टी, कॉफी और रबर बोर्ड। तो प्रॉफिट के अप टू 40% तक की छूट मिलती है जो एसएससी बिजनेस कर रहे हैं। किसका? टी का, यानी टी का उत्पादन करते हैं, चाय का उत्पादन कर रहे हैं, कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं या रबर का उत्पादन कर रहे हैं, और उन्होंने पैसा जमा कराया हमारी बताई हुई जगह पर, तो उनको अप टू 40% प्रॉफिट की छूट मिलती है। पर यहां पर नहीं मिलेगी अगर आपको 25% वाले टैक्स रेट में आना है। पांचवा सेक्शन है 33A(b)(a). डिडक्शन मिलती है 20% प्रॉफिट का फॉर द असेसी हु कैरिंग बिजनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस in India and deposited any amount with the SBI State Bank of India in a special account under a scheme approved by the Ministry of Petroleum and Natural Gas। तो 20% तक के प्रॉफिट की छूट मिलेगी अगर एक कंपनी एसएससी क्या करती है, उत्पादन करती है पेट्रोल का और नेचुरल गैस का, और साथ में पैसा जमा कराती है एसबीआई के खाते में, तो उनको प्रॉफिट के 20% की छूट मिलती है 33A(b)(a) में, पर अब उनको वो छूट नहीं मिलेगी। 6 सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A, 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 3, 35 सबसेक्शन 2AA और 35 सबसेक्शन 2AB। ये सारे सेक्शन किससे रिलेटेड है? डिडक्शन एट द रेट 100% और 150% ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। पीजीबीपी ने आपने पढ़ा होगा कि साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आप पैसा खर्च करते हो तो आपको 100% और कभी कभी 50% एडिशनल की छूट मिलती है। सरकार बहुत खुश हो जाती है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च की तो आपको 150% की छूट मिल जाती है। 100% फॉर रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फॉर डोनेशन टू अ पब्लिक कंपनी हु कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च और टू अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर स्टैटिस्टिकल और सोशल रिसर्च। तो 100% छूट किसके लिए मिलती है? अगर आपने रेवेन्यू खर्चा करा, कैपिटल खर्चा करा, डोनेशन दी एक पब्लिक कंपनी को या फिर एक ऐसी संस्था को जो स्टैटिस्टिकल और सोशल रिसर्च करेंगे। 150% डिडक्शन मिलती है किस लिए? अगर आपने डोनेशन दी है एक यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूट को फॉर साइंटिफिक रिसर्च कि वे साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, या फिर अगर आपने इन हाउस रिसर्च की है, आपकी कंपनी ने अगर खुद से रिसर्च की है तो 150% की छूट आपको मिल जाएगी। 7.35AD आपको 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की छूट मिलती है अगर आप स्पेसिफाइड कंडीशन को पूरा करते हो और जो भी खर्चे आपको बताए अगर आप उनको करते हो तो 100% की छूट आपको मिलती है। 8 35CCC डिडक्शन एट द रेट 150% ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। तो 35CCC में भी 150% की छूट मिलती है जो खर्चा आपने क्यों किया? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को करने में किया। 9th आता है 35CCD डिडक्शन एट द रेट 150% ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ कंपनी रिलेटेड टू एनी नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बट एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो डिडक्शन मिलती है 150% जो आपने खर्चा किया। किस लिए? अगर आपने कोई नोटिफाइड
जो सरकार ने बताया स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया उसकी 150% आपको छूट मिलेगी, पर लैंड एंड बिल्डिंग पर जो खर्चा किया उसकी छूट आपको नहीं दी जाएगी। 10th सेक्शन 80JJAA डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट टू अ असेसी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। तो जो 80JJAA की कंडीशन है उनको पूरा करने के बाद एक असेसी को 30% की छूट मिलती है। 30% किसका? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का, जब एक असेसी न्यू एम्प्लॉय को हायर करता है। 11th सेक्शन 80M डिडक्शन ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अनदर कंपनी टू अ कंपनी ऑन विच पेयर पेज DDT। आपको पता है सब कंपनी डिविडेंड देती है, तो एक कंपनी को जब डिविडेंड दूसरी कंपनी से मिलता है और वो दूसरी कंपनी अगर उस पे DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देती है, तो जो कंपनी को पैसा मिला और अब वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, तो जितना भी डिविडेंड दूसरी कंपनी से मिला उसको माइनस करने के बाद फाइनल फिगर पर कंपनी को DDT देना होता है, तो उसकी छूट आपको 80M में मिलती है। 12th 80LA डिडक्शन एट द रेट 100% ऑफ इनकम जनरेटेड बाय एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और बाय एन IFSC। तो इनकी जो इनकम होती है उनको भी 100% की छूट मिल जाती है, जो भी इनकम इन्होंने कमाई अंडर सेक्शन 80LA। तो ये 12 सेक्शन मैंने आपको बहुत ध्यान से समझा दिए। इनका जिक्र अभी आने वाले 2 सेक्शन में और होगा। इनकी छूट आपको नहीं मिलेगी अगर आप सेक्शन 115BA का फायदा उठाना चाहते हो। 3rd पॉइंट इनकम विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट शैल बी टैक्सेबल एट सच स्पेशल रेट ओनली, सच एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A टैक्सेबल एट द रेट 15%। तो जो आपकी इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% से होती है, तो उस पर 15% ही रेट लगेगा, उस पे 25% रेट नहीं लगेगा। 4th पॉइंट दिस स्कीम इज ऑप्शनल फॉर द कंपनी। दिस स्कीम शैल बी opt by filing form number 10IB on or before the due date of the relevant previous year। यानी कि आप जो एक कंपनी है ये स्कीम को ऑप्ट करना चाहती है, क्योंकि ये स्कीम ऑप्शनल है, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। आपको फॉर्म 10IEB भरना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो भी ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम में होती है उसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म 10IB फिल करना है अगर आपको इस स्कीम को लेना है। वंस द स्कीम इज ऑप्टेड it cannot be withdrawn for any of the subsequent year or for relevant previous year। अगर आपने एक बार इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो अब आप इसको सरेंडर नहीं कर सकते, ना तो आने वाले सालों के लिए और ना ही करंट प्रीवियस ईयर के लिए। However, normal depreciation under section 32 shall be allowed। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो इन्होंने अलाउ नहीं किया, पर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है उसकी इजाजत आपको है, वो आप ले सकते हो। अगला सेक्शन आता है टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी। तो जो कंपनी ऊपर कवर नहीं हुई उनके अलावा अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है। सेक्शन
115BAA। ऊपर हमने बात करी थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, पर अगर कोई अदर डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए भी स्पेशल स्कीम आई है। रेट ऑफ टैक्स शैल बी 22%, 22% इन पर रेट लगेगा। सरचार्ज लगेगा फिक्स एट द रेट फ्लैट 10%, और सेस तो इन पर लगेगा ही लगेगा। द टोटल इनकम शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A, 32AD, 33AB, 33ABA, 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A, 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 3, 35 सबसेक्शन 2AA, 35 सबसेक्शन 2AB, और 35AD, 35 CCC, 35 CCD, और अंडर चैप्टर 6A पर आपको 80JJAA और 80M की छूट मिल जाएगी। तो सारे सेक्शन आपको बता चुका हूं, इनकी छूट नहीं मिलेगी, पर 80JJAA और 80M की आपको छूट मिल जाएगी। फॉर IFSC डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA शैल बी अवेलेबल। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए 80LA में छूट मिलती है, उनको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA को क्लेम करने की इजाजत होती है। नो कैरी फॉरवर्डेड लॉस रिलेटेड टू डिस्कस सेक्शन शैल बी अलाउड। जिन सेक्शन की छूट नहीं मिलेगी उनका कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, इनकम विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट ओनली, सच एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 15%। तो जिन पर स्पेशल रेट लगता है उन पर स्पेशल रेट ही लगेगा। फिफ्थ पॉइंट, दिस स्कीम इज ऑप्शनल फॉर द कंपनी। दिस स्कीम शैल बी opt by filing form number 10IB on or before the due date of the relevant previous year of return of income। तो रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट होती है उसके अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 10IB फाइल करना है अगर आपको ये स्कीम चाहिए। 6 पॉइंट, वंस द स्कीम इज ऑप्टेड it cannot be withdrawn for any subsequent year or for relevant previous year। एक बार आपने इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको आप सरेंडर नहीं कर सकते किसी भी साल के लिए और ना ही करंट प्रीवियस ईयर के लिए। कंपनी विच ऑप्टेड स्कीम अंडर सेक्शन 115BAA दैट इज दिस स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उन पर मैट नहीं लगेगा, देन मैट अंडर सेक्शन 115JB शैल नॉट बी एप्लीकेबल। हाउएवर नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 शैल बी अलाउड। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसकी छूट आपको मिलेगी। तो इन सब सेक्शन को मैं आपको बता चुका हूं और हमारे इससे पहले वाले सेक्शन में 115BA में भी मैंने आपको सारे सेक्शन बताए। यहाँ पर बस मैंने शॉर्ट में लिख दिए, पर फिर भी मैंने आपको उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी। तो यहाँ पे सेक्शन खत्म होता है 115BAA। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 115BAP। ओके, थैंक यू सो मच।